नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। भारत में अब जीएम यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड भोजन या दूसरे पदार्थों के लिए रास्ता खुल गया है। सरकार ने अब जीएम क्रॉप्स को फील्ड ट्रायल के लिए अनुमति दे दी है। ये ताज़ा खबर है। ताज़ा खबर ये भी है कि अभी तक ज़्यादातर बात सरसों की हो रही है, लेकिन उसमें सिर्फ सरसों नहीं है। सरसों एक तिलहन है, इसके अलावा आलू हैं जो कि एक सब्ज़ी है, रबर है, 3-4 चीज़ें हैं जिसको अब जीएम क्रॉप जो है, जिसको जेनेटिकली मॉडिफाइड तरीके से बनाने और इस्तेमाल करने और बाज़ार में बेचने की अनुमति दे दी गई है। अब आज के वीडियो में हम समझेंगे कि ये जीएम क्रॉप होती क्या हैं, इनसे फ़र्क क्या पड़ता है, इसका लगातार विरोध क्यों होता रहा है और सरकार का ये कदम आम लोगों के लिए, इस देश के पर्यावरण के लिए, इस देश के हालात के लिए कितना सही है, कितना गलत है। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा यूपीआई आईडी डिस्क्रिप्शन में, उसके ज़रिए भुगतान कर सकते हैं। स्क्रीन पर एक क्यूआर कोड भी दिखाई दे रहा होगा, उससे भी स्कैन कर सकते हैं किसी भी पेमेंट ऐप से। मैं अभी आया। इससे पहले वीडियो में आगे बढ़ें, मैं आपको बता देता हूँ खबर क्या है। हुआ यह है कि व्यावसायिक इस्तेमाल जो है, इसका कमर्शियल यूज़ जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलों का, उसको मंजूरी दे दी गई है और इसके लिए एक बाकायदा कमेटी बनाई गई थी। उस कमेटी ने अपनी मंजूरी दी और इस कमेटियाँ की मंजूरी अब 10 साल से लगातार उस पर काम कर रही थी कमेटी। और काम क्या कर रही थी, सुप्रीम कोर्ट ने 10 साल का मॉनिटोरियम लगाया हुआ था और इस मॉनिटोरियम के समाप्त होने का इंतज़ार कर रही थी सरकार। जैसे ही मॉनिटोरियम समाप्त हुआ, उस कमेटी की रिपोर्ट आ गई, उस पर काम करना शुरू कर दिया और 4 फसलों पे मंजूरी दे दी गई है जीएम फूड की। इन 4 फसलों में एक है आपका फल, केला है, इसके अलावा आलू है जो सबसे ज़्यादा बिकने वाली चीज़ें हैं, और सरसों है, तिलहन और रबर है। भारत में अब तक केवल जेनेटिकली मॉडिफाइड कपास का इस्तेमाल हो रहा था और सरकार का ये विज़न था कि जो चीज़ें आदमी कंज्यूम करता है, खाता है, जो पेट के अंदर जाती हैं, उन चीज़ों को जीएम फूड से दूर रखा जाए, मतलब भोजन को, और जो अखाद्य पदार्थ हैं उनको आप परमिशन दे सकते हैं। तो उसके लिए उन्होंने जीएम कपास को अनुमति दी थी। ये तो खबर है। अब मसला ये आता है कि ये जो जीएम फूड है, इसको हम किस तरह से लें। ये जो फैसला है सरकार का, इससे क्या किया जाए, क्योंकि इसको लेकर लगातार विरोध होता रहा। इसका अगर बैकग्राउंड में आप जाएं, 2009 में इस देश के 2 पर्यावरण मंत्रियों ने 2 बार इस जीएम क्रॉप को रोक दिया। तीसरे मंत्री ने भी, जो बीजेपी के थे, प्रकाश जावड़ेकर, और अब जो है उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट में भी मामला गया। यहाँ तक कि संसदीय समिति ने भी गंभीर आपत्तियाँ जताईं उस जीएम फूड को। अब सरकार ने व्यापार को समर्पित कर दिया है। इसके पीछे कई कारण बताए जा रहे हैं और एक कारण ये बताया जा रहा है कि महंगाई बहुत बढ़ रही है और सरकार पैदावार बढ़ाने और देश में पूरा माहौल अच्छा करने में नाकाम रही है। तो क्यों ना हम तेल और दूसरी चीज़ों को अब जेनेटिकली मॉडिफाइड तरीके से पैदा करें ताकि हमारी पैदावार ज़्यादा हो जाए और उसके बाद में महंगाई थोड़ी कम हो जाए, तो उससे सरकार को राहत की सांस मिलेगी। लेकिन सस्ते में क्या जहर खा लेंगे? जी हाँ, अभी तक जो मॉडिफाइड फसलें हैं या जिनको कहें जेनेटिकली मॉडिफाइड, उन फसलों को जहर के बराबर ही कहा गया है और इसका ज़बरदस्त विरोध हुआ है। इंटरनेशनल ग्रीन पीस जैसी संस्था भी इसके खिलाफ खड़ी रही है। अब मैं एक सिलसिलेवार तरीके से ये समझने की कोशिश करता हूँ और समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये लोग इतना विरोध क्यों कर रहे हैं, पूरी दुनिया इसके खिलाफ क्यों खड़ी है। पहली चीज़ है कि इसके जो प्रभाव माने गए हैं उसमें ये भी बताया गया है कि इसको जो कंज्यूम करने वाले लोग हैं, इसको जो खाने वाले लोग हैं, उन लोगों में बड़ी संख्या में बीमारियां हो जाती हैं और कैंसर का खतरा भी लोग बताते हैं। और कुछ लोगों का दावा ये है अलग अलग फोरम पे, मैं इसको कंफर्म नहीं करता हूँ,
कि इसके कारण जो है वो आपके अपने जेनेटिक स्ट्रक्चर में परिवर्तन हो जाता है, मतलब मनुष्य के जीन्स बदल जाते हैं। ये आशंकाएं क्यों आ रही हैं? इन आशंकाओं के आने की वजह यह है कि जो जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड है उसको कैसे रोका जाए, कितना उसको कैसे रेगुलेट किया जाए, इसकी कोई रेगुलेशन नहीं है। आप एक सुअर के जीन्स लेकर टमाटर में मिला सकते हैं, मतलब ये क्रॉस स्पीसीज भी जा सकता है। एक दावा किया गया कि महिलाओं का जो दूध होता है, मनुष्य का जो दूध होता है, उस दूध को निकालकर उसके जीन्स को मिला के चावल की क्वालिटी में कुछ बदलाव किया गया। इस तरह के तमाम सारे प्रयोग पूरी दुनिया में होते रहे हैं और इन सारे प्रयोगों को ये माना जा रहा है कि ये मानव जाति का अब तक का सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि अब तक पूरी दुनिया में के इतिहास में मानव ने परमाणु बम जैसे प्रयोग भी किए, वो प्रयोग भी उतने खतरनाक नहीं थे जितना कि ये जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड का प्रयोग है। ऐसा जो एक्टिविस्ट हैं वो कहते हैं, जो इसका विरोध कर रहे हैं। उन लोगों का कहना यह है कि ये जो फूड है ये इस धरती से मानवता को मिटा देगा, खत्म कर देगा। ये उनके निरे विचार भी हो सकते हैं और इसके पीछे साइंटिफिक आधार भी हो सकता है। अगर हम समझने की कोशिश करें तो इससे नुकसान क्या होता है, तो उसको आप इस तरह से समझें कि इसकी दो वजह हैं इस तरह के फूड को आगे ले जाने और बेचने की। पहली वजह है, इसके लिए ज़्यादा सरकार जो उतारू है वो उसकी वजह है मुनाफा। दरअसल भारत में जो कृषि है उसके अंदर कंपनियों के लिए मुनाफाखोरी की गुंजाइश कम है। वो बीज और कीटनाशक बेचते हैं जिसको महंगा से महंगा आप बेच लीजिए, तो भी किसान की जो आमदनी है वो इंडिपेंडेंट है, वो उसने बीज खरीद लिया, उसके बाद वो जो कमाए उसका है। लेकिन ये जो मल्टीनेशनल्स हैं ये चाहती हैं कि पूरा अमेरिकन मल्टीनेशनल्स की पूरी उपज पे और पूरी चीज़ों पे उनका कब्जा रहे। तो उसके लिए इन्होंने कुछ ऐसे बीज तैयार किए जो एक बार तो आपने बीज खरीद लिया, खेत में बोया, फसल पैदा की, बम्पर पैदावार होगी, आप खुश हो जाएंगे। लेकिन उसी फसल का बीज लेकर आप दोबारा बोएंगे तो फसल नहीं होगी, यानी आपको हर बार इन कंपनियों से बीज खरीदना पड़ेगा। ये जेनेटिकली मॉडिफाइड जो बीज हैं वो धीरे धीरे करके ये कंपनियां जो चाहें वो कीमत अपने वसूल करेंगी अपने बीज की, पहली चीज़। दूसरा, आपके मन में ये विचार आएगा कि भाई मैं इस बीज को नहीं इस्तेमाल करता, मैं तो अपना पुराना वाला बीज शरबती ही डाल लूँगा। तो जैसे ही आप पुराना बीज डालेंगे तो बड़ी भारी तबाही आपकी होने वाली। तबाही कैसे होगी? दरअसल इन फसलों को 2-3 तरीके से मॉडिफाई किया गया है। जैसे कि मुनाफा चूँकि बढ़ाना है तो टमाटर है तो उसको जेनेटिकली ऐसा मॉडिफाई कर देंगे कि वो 15 दिन महीने भर ख़राब ना हो। अमेरिका में जो लोग सेब खाते हैं वो 1-1 साल तक शीत गृहों में रखा रहता है। 1 साल पुराना सेब बाजार में फ्रेश एप्पल की तरह बिकता है। भारत में जो सेब आप खाते हैं, आप उसके नीचे एक डंठल वाला हिस्सा दूसरे हिस्से पे देखिएगा, कुछ रेशे जैसे, परागकण जैसे, पंखुड़ियाँ जैसे, फूल जैसे स्ट्रक्चर होते हैं। वो फूल जब पूरा सेब तैयार हो जाता है और नीचे वो लगा रहता है। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है। इसके अलावा वहाँ पे बहुत सारा वैक्स उस पर चला जाता है, बहुत सारे कारण है, वो अलग विषय। लेकिन 1-1 साल तक सेब चल जाता है। लेकिन सेब की शेल्फ लाइफ इतनी होती नहीं है, हमारे देश में भी होता है। उतने समय तक सेब को टिकाना असंभव है। तो क्या करते हैं, जो फैक्टर उसके सेब के नस्ल में, उसके जीन्स में, उसके डीएनए में है, जो उसको सड़ा देते हैं, उनमें ये बदलाव कर देते हैं। कोई ना सड़ने वाली चीज़ के जीन्स के कुछ हिस्सा इस सेब के जीन्स से बदल देते हैं। बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हुई हैं। कुछ मक्के की फसलें हुई अमेरिका में जिसके कारण बड़े स्तर पर लोगों को नुकसान हुआ। एक खास तरह का एक केमिकल जापान में विकसित किया गया था, उसके बारे में भी कहा जाता है कि उससे बहुत सारी विकलांगता अमेरिका में हुई। और इस समय सिरमौर अगर कहीं है, कोई है इस जीएम फूड्स का, तो वो अमेरिका है। तो एक तो क्या होता है कि जो ये क्या करते हैं, आपकी फूड की शेल्फ लाइफ बढ़ाते हैं ताकि उसका जीवन अधिक हो और वो ख़राब ना हो। लेकिन उस पूरे प्रोसेस में आपके शरीर पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके लिए जो 20-25 साल ट्रायल करना चाहिए, चीज़ों को समझना चाहिए, वो ये कंपनियां नहीं करती हैं। ये मुनाफाखोरी में लगी रहती हैं और नए नए चीज़ें निकालती रहती हैं। उससे आपको जो बिगड़ता है बिगड़े। बहुत सारे मामलों में प्रोस्टेट कैंसर की शिकायतें आई, बहुत सारी अलग अलग तरह की शिकायतें आ चुकी हैं। ये बहुत विशद विषय है, ये बहुत बड़ा विषय है। तो अभी क्या हो रहा है कि एक तो ये न्यूट्रिशन वाला पार्ट है, एक शेल्फ लाइफ वाला पार्ट है कि भाई ये गेहूं जो है इसमें प्रोटीन ज़्यादा होगा,
क्या होगा, हमने वो फला जगह फला सुअर या फला जानवर या चना इससे उसको मॉडिफाई किया। अनंत संभावना है, कुछ भी ये लोग बना सकते हैं। दूसरा होता है कि कीटों से इसको कैसे बचाया जाएगा, कीड़ों से बचाने का। तो एक ऐसा जहर इस पूरे पौधे के अंदर डाल दिया जाता है, इसके जीन्स को मॉडिफाई कर दिया जाता है कि कीड़े विभिन्न कारणों से इसको नहीं खाते हैं। कुछ फसलों में माना जाता है कि कीड़ा खाएगा तो मर जाएगा, कुछ फसलों में माना जाता है कि वो दुर्गंध इतनी होगी कि कीड़े को पसंद नहीं आएगी लेकिन आदमी को पता नहीं चलेगी। इस तरह के बहुत सारे बदलाव जीएम फूड के अंदर होते हैं जो हमें पता नहीं चलते, लेकिन आपने चूंकि कीड़ों से बचाने के लिए उसको लगाया हुआ है। अब आते हैं उस बात पे कि आपने बगल में परंपरागत एक फसल बो दी है। तो आप कल्पना कीजिए एक इलाके में जो कीट हैं, वो कीट जब एक जगह एक खेत पे नहीं जा पा रहे हैं और दूसरे खेत में उसको ऐसी फसल मिल रही है जो सामान्य फसल है जिसको वो खा सकते हैं, तो क्या होगा, उस फसल की बर्बादी होगी। इसके अलावा और भी चीज़ें होती हैं, जैसे कि आपकी जो फसल है उसमें कीट नहीं आ सकते और दूसरी फसल जो है उसका जो परागण होता है वही कीड़ों से होता है। मान लीजिए एक आदमी ने सरसों की फसल लगाई हुई है, उसमें बहुत सारे फूल होते हैं, उसमें बहुत सारा परागण होता है, बहुत सारी मधुमक्खियाँ आती हैं और अलग अलग तरह के कीट आते हैं जिनके पैरों में वो पराग कण फंस जाते हैं। इस तरह से बहुत सारे तरीके हैं जिसमें परागण के, जिसमें से एक कीटों वाला भी है, वो पानी से बह के भी, और बहुत सारी चीज़ें, वो पूरी बायोलॉजी की किताब हो जाएगी। तो अब आप बताइए कि जब कीड़े ही आप मार दोगे या कीड़ों को पैदा नहीं होने दोगे या कीड़ों को भोजन नहीं मिलेगा, तो जो पर्यावरण में बाकी फसलें हैं, बाकी फूलों की खेती है, बाकी दुनिया भर की खेती है, उस खेती का क्या होगा। जंगलों पर भी इसका असर पड़ेगा। यानी पूरा का पूरा इकोसिस्टम आप बदल दे रहे हैं। आप एक शॉर्ट साइटेड, नासमझी भरी, छोटी सी सोच लेकर कुछ बदलाव कर दे रहे हैं और उसको चला रहे हैं। आपने एक चीज महसूस की होगी, ऐसा मेरा मानना है, ये सच भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, कि जब से भारत में पूंजीवाद आया है और हमारे बाजार को हमने खोल दिया है, दुनिया भर में इसको लेकर विवाद चल रहा है, जीएम फूड को लेकर चल ही रहा है, लेकिन हमारे यहाँ पे सीधे सीधे जीएम मक्का भले ही नहीं आ रहा हो, लेकिन उससे बने हुए प्रोडक्ट आ रहे हैं। जेनेटिकली मॉडिफाइड बहुत सारी चीज़ें यहाँ आ रही हैं। इसी की वजह से आप देखते होंगे भारत में डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। कोई रिसर्च करने की किसी को फुर्सत तो है नहीं, इससे कोई वोट तो मिलता नहीं है, इस पर खर्चा भी क्यों करें। खर्चा कर देंगे कहीं और, फ्री यात्रा कराने पे या कुछ करने पे या मंदिर कहीं बनाने पे। अब हो ये रहा है कि ये इतना ज़्यादा चीज़ें हमारे आसपास इकट्ठी हो गई हैं जो यूरोप, अमेरिका, दूसरी जगहों से इंपोर्ट होती हैं, हम खुद भी नहीं जानते हैं। एक ब्रांड है डोरिटोज, जिसके बहुत पॉपुलर है, चिप्स की तरह का ब्रांड है। उसके पैकेट पर लिखा पाया गया था कि इसमें जेनेटिकली मॉडिफाइड मक्का का इस्तेमाल किया गया है। जब भारत में जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड की इजाज़त ही नहीं है तो उस मक्के का बना हुआ कोई पदार्थ भारत में कैसे बिक सकता है। इसमें बहुत विवाद हुआ था। इसी तरह से जो हम दूध पीते हैं, ये अक्सर विचार उठता है कि भैया जितना घी बाबा रामदेव बेच दे रहे हैं, जितना दूसरी कंपनियां घी बेच रही हैं, जितना दूध बेच रही हैं और दूसरे दूध के उत्पाद बेच रही हैं, इतना दूध क्या भारत में होता है। इस सवाल का उत्तर बड़ा सीधा ये है कि बहुत सारी जेनेटिकली मॉडिफाइड गाय हैं जो इतना ज़्यादा दूध देती हैं जिसकी आवश्यकता उनके बच्चों की आवश्यकता से बहुत ज़्यादा है। ये जो गाय हैं, इनका यूरोप में पालन होता है और वहाँ से बड़ी मात्रा में एक कंसंट्रेटेड, संघीकृत दूध आता है, जिसको यहाँ पे जो बड़े बड़े डेयरी इंडस्ट्री के लोग हैं उसको दूध में कन्वर्ट करते हैं। कहीं कभी वो पेस्ट की फॉर्म में आता है, कभी वो पाउडर की फॉर्म में आता है, एक चीज़। दूसरा, हम लोग दूध पाउडर जो इस्तेमाल करते हैं। तीसरा ये है कि जो हमारे यहाँ पे वहाँ से घी आता है। घी कैसे आता है? घी विदेशों में लोग नहीं खाते हैं, भारत में खाया जाता है। यूरोप में लोग बटर ऑयल खाते हैं। बटर ऑयल क्या होता है? बटर ऑयल एक ऐसा घी है, गाय की या भैंस की जो दूध से निकाली गई चर्बी है, उस चर्बी की पूरी खुशबू और उसका रंग निकाल दिया जाता है, सिर्फ हल्का पीलापन रह जाता है।
तो भारत की कंपनियां क्या करती हैं कि उस बटर ऑयल को वहाँ से बुलाती हैं, मंगाती हैं, और उसमें खुशबू को मिला दिया जाता है, घी की खुशबू को। तो हमको ये एहसास होने लगता है कि भाई ये घी है, लेकिन वो बटर ऑयल है। और वो बटर ऑयल आने के बाद से आपने देखा होगा कुछ सालों में, करीब 2010 के आसपास मान लीजिए, भारत में गाय का घी बहुतायत उपलब्ध है। हमारे यहाँ पे गाय कितना दूध देती है? ना के बराबर दूध देती है। गाय को पालना भी लाभ का सौदा नहीं है, लेकिन लोग लगातार जो दूध वहाँ से आ रहा है, जो जेनेटिकली मॉडिफाइड गाय का दूध आ रहा है, जेनेटिकली मॉडिफाइड भैंस का घी आ रहा है, घी क्या कहेंगे, बटर ऑयल आ रहा है, उसको यहाँ पे बदल के घी में बेच रहे हैं। बहुत सारे गाय के घी के ब्रांड खड़े हो गए, आपने देखे होंगे, अंधाधुंध। और ये अब से नहीं है, जब से ये सरकार गाय को प्रमोट कर रही है, गाय के घी को प्रमोट कर रही है, इससे भी 4-5 साल पहले, 7 साल पहले से आप देख रहे होंगे कि लगातार गाय का घी बाजार में बढ़ गया। उसकी वजह यही है कि डेनमार्क है और दूसरे यूरोपियन देश हैं, वो अपना बटर ऑयल एक्सपोर्ट करते हैं और भारत में उस बटर ऑयल को घी में बदल के ये हमको बेचते हैं। बहुत सारी कंपनियां हैं, उनके पेटेंट हैं, उनके बहुत सारे उत्पाद बाहर से आते हैं। जो चिप्स आ रहे हैं विदेशी, उसमें कौन सा आलू लगा है आप नहीं जानते हैं। और हमारे पूरे के पूरे समाज को जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड से भर दिया गया है। सरकार भारत में भले ही जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड को टालती रही, आगे बढ़ाती रही, लेकिन विदेशों से उसके बने हुए भोजन आते रहे और हम लोग इस्तेमाल करते रहे। जो वे प्रोटीन आते हैं बहुत सारे विदेशी, हम कोई नहीं जानते कि इसमें कौन से दूध का इस्तेमाल किया गया है, जो आप प्रोटीन पाउडर इस्तेमाल करते हैं बॉडी बनाने के लिए जिम में। इस तरह की चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें बाहर से आती हैं, चली आ रही हैं, और उस पर कोई बंदिश नहीं है। ये दुर्भाग्य है। और अब तो भारत में भी सरकार ने खुला छोड़ दिया है कि भई आप बना लीजिए। और इसका विरोध भारत में, ऐसा नहीं है कि ये जो खुला आज सरकार ने छोड़ दिया है तो ऐसा पहले भी कोशिश नहीं की गई है, लेकिन पहले चीज़ों पे लोगों की अपनी समझ को व्यक्त करने की आज़ादी हुआ करती थी, जिसका फ़ायदा हमारे समाज ने उठाया। भारत में 2002 से ये विवाद चला रहा है, क्योंकि ये विवाद आप अगर समझें तो ये किसानों की भी सारी की सारी फसल की ताकत, उनकी खेती पर विदेशी कब्जे को बढ़ावा देगा, क्योंकि ज़्यादातर जो जीएम फूड बनाने वाली कंपनियां हैं वो विदेशी कंपनियां हैं। तो एक तो हमारे देश के ऊपर विदेशी गुलामी की शुरुआत इससे होती है, दूसरा स्वास्थ्य के कारण बताए मैंने आपको, तीसरा मैंने पर्यावरण के कारण बताया, और इस तरह के बहुत सारे कारण हैं, इसलिए इस पर विवाद चला आ रहा है। 2002 में बीटी कॉटन जो है वो भारत में उसको जो है पेश किया गया और कहा गया कि बीटी कॉटन जो है वो भारत के लिए में अब बनाई जाएगी। उसका बहुत सारा विरोध हुआ। 2006 में एक PIL फाइल किया गया सुप्रीम कोर्ट में, और उसमें उसका लगातार GM क्रॉप्स के खिलाफ, यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड जो क्रॉप हैं जिनका DNA बदल दिया गया, ऐसी फसल हैं, उसके खिलाफ 2010 में सरकार ने कमर्शियल इस्तेमाल बंद कर दिया था। किसका कर दिया था? बीटी ब्रिंजल का। बीटी ब्रिंजल क्या है? एक ऐसा बैंगन है जिसके गुणसूत्रों में, जिसके DNA में, या जिसको जो जेनेटिकली मॉडिफाइड बैंगन था, एक ऐसा बैंगन जिसके जीन्स को बदल दिया गया था। जैसा मैंने आपको बताया कि किसी एक जानवर का या मनुष्य का, दूसरी फसल का, किसी का एक DNA का हिस्सा लेके और बैंगन इन चीज़ों के DNA में बदल देते हैं। 2010 में इस पर रोक लगा दी और ये कहा गया, सरकार ने कहा कि इसका फील्ड ट्रायल होना बहुत ज़रूरी है। 2012 में एक पार्लियामेंट्री कमेटी ने, संसदीय समिति ने बाकायदा, मैंने बताया पहले कि संसदीय समिति की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण होती है, और उसमें इस पर मॉरेटोरियम लगा दिया कि अभी इसको GM फूड को लागू भारत में नहीं किया जाए, क्योंकि लोगों के लिए ये इतिहास का सबसे बड़ा खतरा है। 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने एक पैनल अपॉइंट किया और उस पैनल ने कहा कि GM फील्ड ट्रायल जो हैं उसको बाकायदा किया जाए, और जयंती नटराजन उस वक्त होती थी, उन्होंने ट्रायल को होल्ड पे कर दिया कि अब इस पे काम करना ही नहीं, हमको ट्रायल भी नहीं करनी है, इसको पीछे डाल दिया। उसके बाद 2013 में ही वीरप्पा मोइली जो थे, जो हमारे देश के पर्यावरण मंत्री थे और ये भी पर्यावरण मंत्री थी, उन्होंने भी इस पे रोक लगा दी थी। पहले सारे काम प्रधानमंत्री नहीं करते थे, उन्होंने भी इस पे रोक लगा दी थी।
और 2014 में जो फील्ड ट्रायल पर जयंती नटराजन ने रोक लगाई थी उसको हटा लिया गया। ये इसकी हिस्ट्री है, इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि ये आज की बात नहीं है, ये 20-22 साल पुराना संघर्ष है जो सड़कों पे, कोर्ट में, सब जगह एक्टिविस्ट लोग कर रहे हैं। पूरी दुनिया के एक्टिविस्ट इसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। इंसान के शरीर के साथ में खिलवाड़ करने का इतना एक्सपर्टीज़ किसी को नहीं है। हमारे अपने चीज़ के साथ में, जैसा मैंने आपको बताया कि जब से विदेशी सामान भारत में आना शुरू हुआ, विदेशी फसलें आनी शुरू हुई, विदेशी उत्पाद खाने पीने के आने शुरू हुए, तो हमने देखा बहुत सारी बीमारियां बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। डायबिटीज़ बढ़ गई है, दूसरी चीज़ें बढ़ गई, कैंसर कितना ज़्यादा बढ़ गया है। पहले कैंसर रेयर किसी को होता था, 25 साल में काफ़ी बढ़ गया। लेकिन सरकार ये जानना ही नहीं चाहती है कि वो किस वजह से बढ़ा है। क्या जो GM फूड बाहर से आ रहा है उसकी वजह से बढ़ रहा है? अब आपके दिमाग में आएगा सरकार क्यों नहीं जानना चाहती है। उसकी वजह है, सरकार, हमारे देश की सरकार पिछले एक लंबे समय से, इंदिरा गांधी के जाने के बाद से अमेरिका के बहुत ज़्यादा दबाव में रहती है और अमेरिका हमारी नीतियों में असर डालता रहता है। अभी हाल में हमने देखा कि हमारी सरकार ने पर्यावरण के मसले पे, ग्लोबल वार्मिंग के मसले पर करीब करीब अमेरिका के कहने पर ही नीति बनाई। हम लोग, हमारे देश की इतनी आर्थिक क्षमता नहीं है कि हम सारे बिजली घर बंद कर दें, कोयला बनाने वाले सब बंद कर दें और वादा कर दें कि हम 2050 तक ये कर देंगे, 30 तक ये कर देंगे, नेट ज़ीरो। और हमारी सरकार ने इसके लिए वादा कर दिया। इस देश की फसलों, खेतों को उजाड़ के वहाँ पे सोलर फार्म बनाने के वादे को भी कर दिया। पहले ही फसलें कम हो रही हैं, तो अब फसलें बढ़ाने के लिए आप क्या करोगे? GM फूड लाओगे, GM फूड खिलाओगे देश के लोगों को, आप तो चले जाओगे। इस देश का क्या होगा? पीढ़ियाँ, सदियाँ बर्बाद हो सकते हैं, क्योंकि कोई नहीं जानता इससे क्या होगा। बहुत सारी आशंकाएं तरह तरह की आ चुकी हैं, अलग अलग तरह की आ चुकी हैं, साइंटिफिक कम्युनिटी से भी आई हैं और इसलिए एनवायरनमेंट के लोगों की तरफ से भी आई हैं। इसलिए ये एक बेहद गंभीर प्रश्न है जिस पे बात होनी चाहिए और जिसको टाला नहीं जा सकता। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारा QR कोड स्क्रीन पर है, उसके ज़रिए भुगतान करना चाहे तो भुगतान कर सकते हैं। ये गंभीर और अहम मसला है। अगर हो सके तो इन GM क्रॉप्स या जो जेनेटिकली मॉडिफाइड भोजन है जो हम सबको देने की कोशिश हो रही है, जिसमें किस तरह से क्या बदला गया है, उसके क्या दुष्प्रभाव होंगे इसके बारे में अभी हमको नहीं पता है, उसके दुष्प्रभावों के बारे में लोगों को बताएं। इस वीडियो को भी आप उस टूल के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं लोगों तक जानकारियाँ पहुँचाने के लिए। मैं कोशिश करूँगा कि जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड पे कुछ वीडियो आपके पास और लाता रहूँ, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, जय हिंद।